एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जब जुनहो होंगजू को फोर्स कर रहा होता है बात करने के लिए, तभी योंग बीच में आकर होंग का हाथ पकड़कर कहता है कि अच्छा हुआ मैं तुमसे मिला, और बोलता है कि कल रात मेरी कार के अंदर तुम्हारा रबर बैंड रह गया था। इस पर होंगजू कहती है कि हाँ वो ना मेरा फेवरेट रबर बैंड है। वो अब उसे हाथ पकड़ के आगे की तरफ लेकर चली जाती है और दोनों एक वॉल के पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं, जहाँ जुनहो ने जाते हुए देखकर थोड़ा सा स्माइल कर रहा था और अपनी कार लेकर वहाँ से निकल जाता है। ये देखने के बाद होंगजू और योंग बाहर आते हैं, जहाँ अभी भी उन्होंने एक दूसरे का हाथ टाइटली पकड़ा हुआ था, जो देखकर योंग स्माइल करने लग जाता है। तभी होंगजू उससे बोलती है कि अरे तुम भी अंकल बेक के साथ काम करते हो, और बताती है कि मेरा भी ऑफिस यही है। साथ ही उससे कहती है कि जो भी हुआ उसे सब भूल जाने के लिए, और जा ही रही होती है। तभी योंग उससे अपना हाथ दिखाकर बोलता है कि क्या मुझे इसे भी भूल जाना चाहिए, तो वो अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है। होंगजू अपने ऑफिस में पहुंचकर डेस्क पर बैठी हुई थी, जहाँ उसकी साइड में उसकी बॉस भी बैठी हुई थी, और बोलती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही लंबे ब्रेक पर चली गई, और क्या तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड से तुम्हारी बात हो गई। जिसे सुनकर वो शॉक रह जाती है और पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला। लेकिन असल में वहाँ पर सभी लोगों को पता होता है। यही वजह थी कि जब वो ऑफिस में आई थी तब कोई भी उसे नहीं बता रहा था, पर बॉस उसे यहाँ पर इन सब फीलिंग को साइड में रखकर काम पर फोकस करने के लिए कहती है, और उसे जुनहो की नॉवल की फाइल देकर कहती है कि हमें इसे हमारे 10th एनिवर्सरी के लिए एक एनिमेटेड मूवी में कन्वर्ट करना है, और क्या ये तुम करना चाहती हो। ये वही अपॉर्चुनिटी है जिसकी तुम इतने सालों से तलाश कर रही थी। होंगजू तो उसे मना करने वाली होती है, पर तभी बॉस उसे बोलते हैं कि तुम इतने सालों से इस अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रही थी, लेकिन अब जब तुम्हें मिली है तो अपने एक्स बॉयफ्रेंड की वजह से तुम इसे खोना चाहती हो। अपॉर्चुनिटीज तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिलती, ये बोलकर चली जाती है, और होंगजू कुछ सोचने लगती है। जिसके बाद हम जुनहो को फोन पर किसी से बात करता हुआ देखते हैं, जो वो बताता है कि उसने पीटर पैन को एनिमेटेड फिल्म बनाने के लिए अपनी नॉवल दे दी है, और वो ये करने वाला है। जिस पर उसका फ्रेंड उसे बोलता है कि तुम कितनी ज़्यादा हार्टलेस हो, तुम खुद ही होंगजू को छोड़कर गए थे ना, अब तुम खुद ही उसके साथ काम करना चाहते हो। तुम्हें पता भी है वो कितना ज़्यादा रोई थी, वो मेरे पास भी आई थी तुम्हारे बारे में पूछने के लिए, लेकिन तुमने बताने से मना किया था। जो सुनकर जुनहो बोलता है कि अच्छा अगर तुम मुझे इतना ही हेट करते हो तो मेरा फैन क्लब क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते। इस पर वो बोलता है कि वो मैंने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है, और तुम्हें क्या लगता है कि होंगजू सच में तुम्हारे साथ काम करेगी। इस पर जुनहो बोलता है कि हाँ वो ज़रूर करेगी। सीन अब योंग पर आता है, जो कि अपने अंकल के साथ होता है, और उनसे पूछता है कि वो इंसान कौन था। तो अंकल उसे कॉफ़ी देते हुए बताते हैं कि वो जुनहो था, होंगजू का एक्स बॉयफ्रेंड। ये सुनते ही वो शॉक रह जाता है और कॉफ़ी नीचे गिरा देता है। ये देखकर अंकल चिल्लाकर उसे साफ करने लग जाते हैं। तभी योंग को याद आता है कि स्कूल में होंगजू जुनहो की लिखी हुई बुक को ही रिकमेंड करने के लिए लेटर लिख रही थी, और उसने उसकी मदद करने के लिए इतना बड़ा रिकमेंडेशन लेटर लिखकर डाला था, जो कि सब उसने होंगजू की वजह से किया था। ये रियलाइज करके वो शॉक हो जाता है। साथ ही अंकल वो भी शौक रह जाता, और तुमने ये सब इस जुनहो के लिए किया था। तभी योंग बोलता है कि इतना ही नहीं, मैंने और भी कुछ बड़ा किया था। यहाँ सब में वापस से उनके हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर योंग को सोल में इंटरव्यू देने के लिए जाना होता है, सोल यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, क्योंकि उसे किसी मैथ ओलंपियाड के अंदर गोल्ड मेडल मिला था। वो स्कूल से जैसे ही निकलता है तभी स्कूल की वॉल से उसके आगे एक बैग आकर गिरता है, और नीचे झाड़ियों में से होंगजू किसी घोस्ट की तरह बाहर निकलती है। वो अपने बाल बांधकर एक दूसरे से पूछते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं। होंगजू यहाँ पर बहाना बनाने लग जाती है कि वो क्लास बंक नहीं कर रही है, उसे अच्छा फील नहीं हो रहा है, इसीलिए वो घर जा रही है। फिर वो बस टर्मिनल पर जाकर किसी चेयरवन नाम की जगह के लिए टिकट लेकर बस में बैठ जाती है, जब हम देखते हैं कि उस बस के अंदर योंग भी बैठा हुआ था। उसके फ़ोन पर उसकी मॉम का मैसेज आया होता है कि तुम किसी प्रॉब्लम में हो क्या, जिसे वो देखकर इग्नोर मार देता है। अब वो दूसरे बस स्टेशन पर पहुंचकर वहाँ से सोल की टिकट लेता है और अपनी बस को देखता है। तभी होंगजू उसके सामने आ जाती है और पूछती है कि सोल यहाँ पर है क्या। वो अपने हाथ का टिकट दिखाकर कहता है कि वो जा रहा है, और अभी स्कूल में कॉल करके बताता हूँ कि तुम क्लास बंक कर रही हो। तो होंगजू बोलती है कि इसकी क्या ज़रूरत है, तुम सोल जा रहे हो तो चुपचाप चले जाओ, मुझे अपना एंजॉय करने दो। पर फिर हम दोनों को साथ में बस में बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पर होंगजू उसे चिल्लाकर पूछते हैं कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तो योंग बोलता है कि मुझे भी नहीं पता। तभी उसका स्टॉप आता है और वो अपने साथ योंग को भी उतरने के लिए बोलती है। वो पूछता है कि यहाँ पर क्यों उतरना है। तो कहती है कि अभी तुम्ही ने तो कहा ना कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो, इसीलिए अब दोनों साथ में बस स्टॉप पर उतर जाते हैं। फिर वो उसे यहाँ से किसी मिलिट्री डिवीजन के सामने लेकर जाती है, जिसे योंग पूछता है कि तुम यहाँ पर किससे मिलने के लिए आई हो। तो होंगजू अपने बाल खोलकर हेयर क्लिप वगैरह लगाने लग जाती है और बोलती है कि मैं अपना लव कन्फेस करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। वो थोड़ी सी नर्वस भी हो रही होती है, जिसे ऐसे देखकर योंग शॉक हो जाता है और होंगजू को बस आगे जाते हुए देखता है। जो सब कुछ वो अपना सर पकड़कर अंकल को बता रहा होता है, जो सुनकर वो भी शॉक रह जाते हैं और बोलते हैं कि तुमने उसके लिए स्कूल बंक किया था, मतलब कि तुम होंगजू की फ्रेंड को नहीं बल्कि होंगजू को पसंद करते हो, उसी के लिए तुम यहाँ पर एक और हफ्ता रह रहे हो। तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि तुम कुछ ज़्यादा ही अनयूजुअल बिहेव कर रहे हो, तुम तो ऐसे हो ही नहीं। वैसे तुम होंगजू को पसंद नहीं कर सकते, तुम उसकी टाइप की लड़की हो ही नहीं। और बोलता है कि मैं तुम्हें वार्निंग देकर जा रहा हूँ,
ये बोलकर अंकल तो चले जाते हैं और बेचारा योंग अपना सर पकड़कर वहाँ पर बैठा हुआ था। इसके बाद हम यहाँ से हाईजी के स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ पर कोई लेडी मिस्टर सन से बात करके बोलती है कि मैं तुम्हारी अपनी नीज से ब्लाइंड डेट फिक्स करवा देती हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की है, तुम्हें भी पसंद आएगी। हाईजी भी वहाँ पर आकर ये सब सुन लेती है, जिसे देखकर सन उनसे कहता है कि वो भी ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना चाहता और मैं उसके लिए ठीक भी नहीं रहूँगा। पर वो यहाँ पर उसकी तारीफ करते हुए बोलते हैं कि तुम कितने अच्छे हो। तो हाईजी बोलती है कि ये तो मेरी तरफ भी नहीं देखता है, तो तुम्हारी नीज को कैसे लाइक करेगा। तो वो लेडी कहती है कि वो भी काफ़ी ज़्यादा यंग है और एक नेचुरल ब्यूटी है, बिल्कुल हाईजी की तरह, जो सुनकर हाईजी हंसने लग जाती है और सन को बात करने के लिए बाहर लेकर चली जाती है। वो उसे कहते हैं कि तुमने होंगजो को आगे डेट पर क्यों नहीं बुलाया, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लड़की है, एकदम ब्लैक होल की तरह, जो कोई भी उसे एक बार मिल जाए ना तो उसे छोड़ नहीं पाता। पर वो उसे बताता है कि मुझे होंगजो ने फिर से मिलने के लिए मना किया है और वो इसके आगे कुछ बोलने वाला था, तभी बेल बज जाती है और क्लास में जाने का टाइम हो जाता है। यहाँ से फिर हम अंकल को देखते हैं जो कि गुस्सा कर रहे होते हैं कि मैंने इसे कितने बार मना किया है कि वो यहाँ पर पार्क मत किया करे अपनी गाड़ी। अब वो जैसे ही अपने ऑफिस में आते हैं तो कुछ एम्प्लॉयज़ को बात करते हुए देखते हैं जो बोल रहे थे कि योंग कितना ज़्यादा स्मार्ट है। तभी एक एम्प्लॉय बोलता है कि स्मार्ट होने से क्या होता है, उसके ब्रेन में सिर्फ नंबर्स भरे हुए हैं। इधर योंग बेचारा परेशान होकर टैब के अंदर होंगजो और जिन्हो के बारे में लिख रहा होता है कि उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। तभी वहाँ पर अंकल आ जाते हैं, जिन्हें देखते ही वो ये सब कुछ इरेज कर देता है। अंकल उसे बताते हैं कि तुम प्रमोट हो गए हो और तुम्हें जल्दी हेडक्वार्टर्स जाना चाहिए। पर योंग कहता है कि इस बारे में वो अभी तक कंफर्म नहीं है। पर अंकल बोलते हैं कि उसकी मामू उसे वहाँ पर बुला रही है, तो कहता है कि उन्हें मैं खुद हैंडल कर लूँगा, ये बोलकर चला जाता है और अंकल उसे देखते रह जाते हैं। शाम को अब हम देखते हैं कि होंगजो योंग के पीछे चल रही होती है। जब उसे ये चीज़ रियलाइज़ होती है तो वो उसे बुलाने ही वाली थी, लेकिन सुबह जो कुछ भी हुआ था उसे याद करके रुक जाती है। तभी योंग जिस शॉप के अंदर जाने वाला होता है वो भी उसके अंदर जाने वाली थी और वो उसे यहाँ पर जाने से पहले मिरर के अंदर देख लेता है। इसीलिए अब होंगजो भी उससे बात करने लग जाती है और उसके पास आकर कहती है कि हम एक ही कम्युनिटी में काम करते हैं, तो मिल गए, और क्या तुम फ्राइड चिकन खाने के लिए चलोगे। फिर हम इन दोनों को फ्राइड चिकन वाली शॉप के अंदर देखते हैं, जहाँ पर इनके साथ हाईजी भी होती है, जहाँ वो बोलती है कि तुम सच में अंकल वुक के नेफ्यू हो, इसका मतलब हम दोनों का साथ होना तो एकदम डेस्टाइंड है। जिस पर होंगजो भी हंसते हुए बोलने लग जाती है कि अरे हाँ, ये तो एकदम सच है। पर योंग स्ट्रेट फेस के साथ कहता है कि मैंने तुम्हें सुबह हेल्प किया, तब भी मुझे तुम इग्नोर कर रही हो। और वो फिर से आज का और उस कन्फेशन का टाइम याद करके कहता है कि तुम अभी भी एकदम क्लूलेस और स्टूपिड हो। ये सुनकर वो बोलती है कि मैं तुम्हें उस दिन पूरा घुमाने के लिए लेकर गई, तुम्हारे इतने सारे फोटोज भी क्लिक किए और तुम मुझे स्टूपिड बोल रहे हो। मुझे भी तुम्हारी जैसी जर्क लड़की ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर वो वहाँ से अपना बैग लेकर वॉशरूम का बहाना करके चली जाती है, जिसे जाते हुए योंग देख रहा था। जिसे ऐसे देखकर हाईजी पूछती है कि क्या तुम होंगजो को पसंद करते हो। इस पर वो कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन वो समझ जाती है और पूछती है कि क्या तुम उसे हाई स्कूल से पसंद करते हो, जिस चीज़ पर वो थोड़ा सा स्माइल करता है। उसी वक्त हाईजी को होंग का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि वो जा रही है। हाईजी उसे रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो नहीं मानती और चली जाती है। जो चीज़ वो योंग को भी बताती है कि उसे कुछ काम आ गया, इसीलिए वो चली गई है। पर वो तो असल में ये चाहती थी कि हाईजी योंग के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करे, इसीलिए वो यहाँ से सांगपिल की शॉप में जाती है। जिसे ऐसे देखकर वो समझ जाता है कि वो ज़रूर सैड है। तो वो उसे कहता है कि अगर तुम अपनी प्रॉब्लम्स की बात करनी है तो किसी और से बात करो, मैं सिर्फ यहाँ पर तुम्हें खाना बना के देने वाला हूँ। तो वो उसे बताती है कि हाईजी तो अपने फर्स्ट लव योंग के साथ है। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है। सीन अब यहाँ से हाईजी पर आता है, जो बियर पीते हुए योंग से बोलती है कि आखिर ये चल क्या रहा है। योंग अब उसे यहाँ पर और पीने से मना करता है, तो बोलती है कि अगर तुम मुझे लाइक नहीं कर सकते तो मेरी केयर भी मत करो। जिस पर वो ओके बोलकर शांत बैठ जाता है। हाईजी पूछती है कि क्या तुम यूएस वापस जा रहे हो, जिस पर वो कुछ नहीं बोलता। पर वो समझ जाती है कि वो यूएस वापस जाएगा, इसीलिए कहती है कि मुझे तो लगा कि तुम सच में होंग को पसंद करते हो, लेकिन अभी मुझे ऐसा नहीं लग रहा। वो उसे ये भी बोलती है कि इन 10 सालों में मैं होंग की गार्डियन थी, उसके स्पीड डायल में भी मेरा नंबर है, इसीलिए तुम मुझे कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते। जिसके बारे में सोचने के लिए कहकर वो यहाँ से चली जाती है। वही होंग डिशेस खाते हुए बोलती है कि उसकी बॉस उसे एक एनीमे मूवी का प्रोड्यूसर बना रही है एक प्रोजेक्ट के लिए। तो सांगपिल कहता है कि ये तो खुशी की बात है ना, लेकिन जैसे ही वो बताती है कि जिस बुक का उसे प्रोड्यूसर बनाया गया है वो असल में जुनहो ने लिखी है। ये सुनते हुए बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए इसे एक्सेप्ट मत करना, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। जो सुनकर होंग ओके बोलती है। इधर योंग बेचारा घर पर आकर अपने मॉम के मैसेज को देखता है, जिसमें वो उसे वापस आने के लिए बोल रही होती है, लेकिन वो उनके मैसेज को इग्नोर कर देता है और सैड होकर सोफे पर लेट जाता है। तभी योंग भी वापस आ जाती है। वो घर के नीचे खड़े होकर सोचने लगती है कि शायद अभी तक योंग वापस नहीं आया है। वैसे तो मुझे हाईजी को बहुत कुछ बताना था, लेकिन मैंने आज के लिए उसे तुम्हें दे दिया है, और सैड होकर अपने घर के अंदर चली जाती है। फिर वो अपने बेड के नीचे से एक बॉक्स निकालती है, जिसमें से एक नोटबुक निकालता है। उसके अंदर काफ़ी सारे जुनहो के कटआउट्स और उसके न्यूज़ सब कुछ लिखे हुए थे।
जिन्हें देखकर वो अपने जॉब के इंटरव्यू का टाइम याद करती है कि जब वो पहली बार जॉब के लिए गई थी तो उसकी बॉस उसके प्रपोजल से काफ़ी ज़्यादा खुश हुई थी, लेकिन उसका रिज्यूम देखकर उसे कहती है कि उसके पास इस जॉब के लिए कोई भी स्किल या फिर अच्छी क्वालिफिकेशन नहीं है, तो वो उसे नहीं रख सकते। पर होंग बोलती है कि ये उसका सबसे पहला प्रपोजल था जो कि उसने मेहनत करके बनाया और वो एनिमेटेड फिल्म बनाना चाहती है जो कि उसे और दूसरे लोगों को भी खुशी देता है, और वो बहुत मेहनत करके धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगी। जिसकी ऐसी बातें सुनकर उसकी बॉस भी उसे काम पर रखने के लिए मान जाती है। होंग अब अगले दिन जाकर बॉस से बोलती है कि वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहती, इसलिए वो इसे एक्सेप्ट करेगी और इस एनिमेटेड फिल्म के लिए काम करेगी। यहाँ से अब हम योंग को अपना सामान लेकर टैक्सी में बैठते हुए देखते हैं। अंकल उसकी हेल्प कर रहे थे और पूछता है कि उसने होंग को बताया क्या कि वो वापस जा रहा है। इस पर वो कहता है कि हम मिले थे और मैंने उसे बाय बोल दिया, बस इतना ही। फिर वो यहाँ से एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। सीन अब यहाँ से हाईजी पर आता है जो जब स्कूल में होती है तब उसे होंग बार बार मैसेज कर रही होती है कल के बारे में पूछने के लिए, लेकिन वो उसके किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं करती। उसे काफ़ी मिक्स फीलिंग आ रही थी क्योंकि वो योंग को पसंद करती थी लेकिन वो होंगजू को पसंद करता था। जिन सब मिक्स फीलिंग को क्लियर करने के लिए वो मिस्टर सन से बात करती है और उसे बोलती है कि अगर तुम्हारा फर्स्ट लव तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को पसंद करे तो तुम्हें कैसा लगेगा। जिसकी इस बात पर वो उसे अपनी एक फ़नी स्टोरी सुनाता है और बोलता है कि ये तो बहुत ही अच्छा है ना, अगर मेरी फ्रेंड को कोई प्यार करने वाला इंसान मिल गया तो। जिसकी बातें सुनकर वो हंसने लग जाती है और उसके मन के सारे डाउट भी क्लियर हो जाते हैं कि उसे इस तरीके से मिक्स फीलिंग नहीं रखनी चाहिए और ना ही जेलसी फील करनी चाहिए अपनी फ्रेंड के लिए। जिसके बाद हम होंग को टैक्सी में देखते हैं। तभी वो पास्ट की चीज़ों को याद करता है कि उस मिलिट्री कैंप में होंग ने उनसे पूछा था, तो वहाँ का गार्ड बोलता है कि वो लोग तो अभी यहाँ पर है ही नहीं। ये सुनकर वो सैड हो जाती है। वो उनसे पूछते हैं कि वो लोग कहाँ पर गए हैं, लेकिन वो लोग सिक्योरिटी रीजंस की वजह से नहीं बताते। दोनों अब शाम तक ऐसे ही बैठे होते हैं जहाँ पर योंग दिखता है कि उसे 21 मिस कॉल आ गए थे, लेकिन वो किसी का भी कोई रिप्लाई नहीं करता। अब वो होंग से चलने के लिए कहता है तो बोलती है कि हमें पहले रामेन खाने के लिए जाना चाहिए। इसीलिए अब दोनों एक शॉप पर रामेन खाने के लिए जाते हैं जहाँ की लेडी सर्व करते हुए उन्हें बोलती है कि नूडल्स थोड़े से स्पाइसी रहेंगे, इसीलिए आराम से खाना। होंग तो यहाँ पर एक बाइट लेते ही रोने लग जाती है और बोलती है कि ये कितना ज़्यादा स्पाइसी है। तो होंग उसे चुप होने के लिए कहता है और पूछता है कि नूडल्स में पानी डालूं क्या, लेकिन वो मना करते हुए बोलती है कि ऐसा करने से ना उनका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब योंग उसे कहता है कि तुम्हें ना कन्फेस नहीं करना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारी कंप्लेन करूँगा कि एक टीनेजर एक सोल्जर को डेट कर रही है। ये सुनकर वो उसके सर पर स्पून मारती है और ज़्यादा रोने लग जाती है। जिन्हें ऐसे देखकर शॉप की ओनर उसे टिश्यू देती है ताकि वो उसे चुप करवा सके, पर वो उसे यहाँ पर जल्दी खाने के लिए बोलता है वरना अगर वो जाने से लेट हो गई तो उनकी आखिरी बस चली जाएगी। तो वो कहती है कि आज कुछ भी हो जाए मुझे कन्फेस करना ही है, मैं अपनी फीलिंग्स को और ज़्यादा अंदर नहीं रख सकती। इसीलिए वो उसे शांत करने के लिए बोल देता है कि अब हम फिर से बात करने के लिए चलेंगे। इसीलिए भी वापस जाकर वहाँ के गार्ड से पूछने का ट्राई करता है, जहाँ उसके काफ़ी इंसिस्ट करने पर वो आखिर में उसे बता देता है कि वो लोग किसी इमरजेंसी की वजह से माउंटेन्स में गए हैं और 6 महीने के लिए कोई भी उन्हें कांटेक्ट नहीं कर सकता। ये सुनकर होंग के हाथ में जो गिफ्ट बॉक्स था वो नीचे गिर जाता है। जिसके बाद योंग अब उस बॉक्स को पकड़कर चल रहा था और होंग उसके पीछे धीरे धीरे चल रही थी। तो वो उसे जल्दी चलने के लिए बोलता है नहीं तो उनकी बस छूट जाएगी, और धीरे से बोलता है कि अगर उस इंसान को पता था कि वो ऐसी जगह पर जा रहा है तब भी उसने तुम्हें एक लेटर भी नहीं भेजा। उसी वक्त उनकी बस उनके साइड से गुजर रही थी तो ये लोग भागने लग जाते हैं, लेकिन उस बस को पकड़ने के चक्कर में होंग नीचे गिर जाती है, जिसे होंग उठाने के लिए जाता है और इन सब के चक्कर में उनकी बस छूट जाती है। होंग चिल्लाकर बोलती है कि अब हम क्या करेंगे, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर नहीं सोना चाहती। तो योंग बोलता है कि तुम क्या सोच रही हो, हम अलग अलग रूम्स ले लेंगे ना। सीन अब वापस से प्रेजेंट में आता है जहाँ पर योंग टैक्सी के अंदर बैठा हुआ था। उसी वक्त उसे हाईजी का कॉल आता है। वो बताती है कि होंग का एक्सीडेंट हो गया है, तो क्या वो उसके पास हॉस्पिटल में जा सकता है, क्योंकि उसे स्कूल में इमरजेंसी और वो नहीं जा सकती। जो सुनते हो फटाफट से ड्राइवर को हॉस्पिटल की तरफ ले जाने के लिए बोलता है और एंशियस होकर फटाफट से अंदर जाता है, जहाँ देखता है कि होंग बेड पर बेहोश पड़ी हुई थी और उसके सर और पैर में चोट लगी हुई थी। अब हमें यहाँ से होंग के बचपन का टाइम दिखाया जाता है जब वो छोटी थी, जहाँ उसके स्टेप डैड उसकी मॉम से बोल रहे होते हैं कि अब हमें ना होंग को उसके डैड या फिर ऑर्फनेज में छोड़ देना चाहिए क्योंकि अभी तुम प्रेग्नेंट हो। जो सुनकर वो टीवी के सामने आकर बैठ जाती है और उसे प्रिटेंड करती है कि उसने ये बात नहीं सुनी और खुद को फोर्स करती है स्माइल करने के लिए। फिर हम यहाँ से उसके स्कूल का टाइम देखते हैं जहाँ पर उसे बहुत तेज़ फीवर होता है। स्कूल की डॉक्टर उसे घर जाकर आराम करने के लिए एडवाइस करती है, लेकिन वो वहीं पर बेड पर लेट जाती है और बोलती है कि घर से ज़्यादा अच्छी तो यही जगह है, इसीलिए वहीं पर सो जाती है।
लेकिन बीच में उसे काफ़ी ज़्यादा अनईजी फील हो रहा होता, उसे पानी चाहिए होता, तो वो टीचर से पानी मांगती है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके बगल वाले बेड पर भी कोई लेटा हुआ था, और जब वो पानी मांगती है तो वो पर्सन उसे आकर पानी देता है, जो कि शायद योंग था, पर हमें उसकी शक्ल नहीं दिखाई जाती। प्रेजेंट में अब जैसे ही होंग की आंख खुलती है तो योंग उसका हाथ पकड़कर बैठा हुआ था और उसे बताता है कि एक्सीडेंट होने के बाद तुम्हें हॉस्पिटल में लाया गया है, और वो अपना हाथ छुड़ाकर उसे बोलती है कि तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हें बॉदर नहीं करना चाहती। पर वो उसका हाथ अपनी चेस्ट पर रखकर उसे अपनी हार्ट बीट फील कराता है और बोलता है कि क्या तुम्हें अब भी लगता है कि ये सब ऐसे ही है। योंग तो अब यहाँ पर उसे कंफ्यूज होकर देखे जा रही थी। तभी डॉक्टर वहाँ पर उसका चेकअप करने के लिए आती हैं और फिर उसे सिटी स्कैन के लिए लेकर जाया जाता है, जहाँ पर होंग जो सोच रही होती है कि कल तक तो ये मुझसे इतना रूडली बिहेव कर रहा था और आज इसे क्या हो गया है। लगता है कि वो ना अपने बिहेवियर के लिए सॉरी है और फिर बोलती है कि यार मैं ये सब क्या ही सोच रही हूँ, मैं हाईजी की बेस्ट फ्रेंड हूँ। इसके बाद हम हाईजी को देखते हैं जो कि अपनी क्लास के ख़त्म होते ही सीधा अपने डैड के पास जाती है, ये परमिशन मांगने के लिए कि उसे होंगजू के पास जाना है क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया है, और उसे उसके बारे में बताती है। जो सुनकर वो शौक हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैं भी चलता हूँ, लेकिन हाईजी मना कर देती है कि आप यहाँ पर क्लास को कवर करो। तभी सन वहाँ पर आता है तो उसके डैड सन को उसके साथ जाने के लिए कह देते हैं उसकी कार में। इस चीज़ के लिए हाईजी मना करती है, लेकिन जैसे वो बाहर जाती है तो सन अपनी कार लेकर वहाँ पर आ जाता है और दोनों अब साथ में हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। जहाँ हाईजी जैसे ही कार से उतरने वाली थी तभी बहुत ऊंची हील पहनने की वजह से वो गिरने ही वाली थी, लेकिन सन उसे बचा लेता है। हाईजी उसे थैंक यू बोलती है और कहती है कि तुमने मुझे फिर से बचा लिया। फिर उसकी कार में जो शूज़ रखे हुए थे वो उन्हें लेकर आकर उसे पहना देता है और कहता है कि इसमें तुम ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगी। जो सुनकर वो खुश होकर उसकी तरफ देख रही थी। तभी अंकल वुक भी हॉस्पिटल के अंदर आ जाते हैं क्योंकि योंग अपना लगेज टैक्सी के अंदर ही छोड़कर हॉस्पिटल में चला गया था। वो सोचने लग जाती है कि आखिर ये इतना जल्दी में यहाँ पर क्यों आ गया। तभी वहाँ पर उसे हाईजी मिल जाती है। सीरप होंग पर आता है जिसे सिटी स्कैन करवाने के बाद योंग लेकर जा रहा था। वो उसे बोलती है कि तुम्हें अपने कल के बिहेवियर की वजह से ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हें ऑलरेडी माफ़ कर दिया है और तुम मेरी हॉस्पिटल में केयर करने के लिए आए उसके लिए थैंक यू। जिसकी ऐसी बात सुनकर वो हंसने लग जाता है। अंकल वो कब जैसे ही लगेज लेकर आते हैं तो वो उन्हें होंग के एक्सीडेंट के बारे में बताती है। अंकल बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है कि उसे पसंद नहीं है। जब वो हॉस्पिटल वाले गार्डियन वगैरह को कॉल करते हैं, लेकिन हम दोनों भी उसके गार्डियन ही है ना। अभी हाईजी बोलती है कि आपको पता था ना कि योंग होंगजू को पसंद करता है। इस पर अंकल बोलते हैं कि मुझे तो अभी पता चला कि वो उसके लिए इतना ज़्यादा सीरियस है, मैंने आज से पहले उसका इतना रेकलेस बिहेवियर कभी भी नहीं देखा। तो सुनकर वो पूछती है कि क्या आप मेरी साइड हो। सेना वापस से होंगजू और योंग पर आता है जहाँ हम देखते हैं कि होंगजू के नेक पर नेक बैंड लगा हुआ था और उसके पैर में फ्रैक्चर आने की वजह से प्लास्टर भी लगा हुआ था, जिसकी वजह से उसे क्रचेस की मदद से चलना पड़ रहा था। दोनों ही लिफ्ट के अंदर होते हैं जहाँ पर होंग उससे हाईजी के बारे में पूछती है और जैसे ही वो उसे बताने वाला होता है उतने में लिफ्ट के अंदर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जिस वजह से दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आकर खड़े हो जाते हैं। जो देखकर होंगजू बोलने लग जाती है कि यार ये सब क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है। ये सुनकर योंग स्माइल करता है। अब जैसे ये लोग लिफ्ट से बाहर आते हैं तो होंगजू उसे साइड में बात करने के लिए लेकर जाती है और उसे बोलती है कि मेरे साथ फ्लर्टिंग मत करो, मैं समझ सकती हूँ तुम यूएस में रहते हो, तुम्हारी ऐसी आदत बन गई होगी वहाँ पर, लेकिन मैं ना थोड़ी कंजर्वेटिव टाइप की लड़की हूँ, इस वजह से मैं थोड़ी अनकंफर्टेबल हो रही हूँ। ये सुनकर योंग शॉक हो जाता है कि मेरा प्यारे से फ्लर्टिंग लग रहा है। अब इससे पहले कि वो बेचारा कुछ बोल पाता तभी होंग हाईजी को देख लेती है। वो उसके पास रोते हुए जाती है, जिसे देखकर हाईजी बोलती है कि तुम्हें तो कुछ ज़्यादा ही चोट आ गई है। पर वो उसे कंप्लेन करने लग जाती है कि वो इतनी देर से क्यों आए और उसे बताती है कि कैसे सामने वाला कार से बहुत ही स्पीड से आ रहा था। वो इस एक्सीडेंट को अवॉइड करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई और उसे चोट लग गई। जब ये लोग बात कर रहे थे तभी वहाँ पर अंकल वुक भी आ जाते हैं। योंग को उसका लगेज देखकर कहते हैं कि तुम ऐसे ही लगेज छोड़कर कहाँ पर चले गए थे। तो वो इनवाइट फेस के साथ बोलता है कि मैंने फ्लर्ट करने में बिजी था। ये लोग अब हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं जहाँ पर अंकल वुक और योंग अपनी कार के सामने खड़े हुए थे। तभी योंग उससे कल के बारे में पूछती है कि कल उसका दिन योंग के साथ कैसा गया। हाईजी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे बताए कि योंग उसे पसंद करता है। तभी वो सन की तरफ देखती है, उसे आइडिया आता है। वो अब उसके सामने उसे बुलाकर लेकर आती है और बताती है कि वो सन को डेट कर रही है और योंग तो सिर्फ मेरा फर्स्ट लव था। तभी सन भी चिल्लाकर बोलता है कि वो हाईजी को सच में डेट कर रहा है, वो उसे काफ़ी टाइम से पसंद करता है। इस चीज़ को छुपाने के लिए वो उसके साथ ब्लाइंड डेट पर गया था। इसके लिए वो होंग से माफ़ी मांगता है। हाईजी बोलती है कि ये बात मैं कल ही तुम्हें बताना चाहती थी लेकिन तुम अचानक से चली गई, इसलिए मैंने योंग को ये सब कुछ बता दिया था। होंगजू बोलती है कि अब बाकी की बातें यहाँ से चलते हुए करते हैं। पर हाईजी कहने लग जाती है कि अरे हमारे साथ कार में जाना तुम्हारे लिए बहुत ही इनकन्वीनियंट रहेगा ना, एक काम करो तुम ना योंग के साथ चले जाओ, वो भी तो घर ही जा रहा है ना, वो तुम्हें छोड़ देगा।
और योंग तुमने इसे ऊपर मत जाने देना, अभी इसके पैर में चोट लगी हुई है ना, तुम्हारे घर में वैसे भी बहुत सारे रूम्स हैं, तो इसको फिलहाल के लिए अपने पास ही रख लेना। अंकल वुक भी इस चीज़ पर एग्री करते हैं। तभी हाईजी बोलती है कि अरे अंकल वुक, आपको तो ऑफिस जाना है ना, चलो हम लोग आपको अपनी कार से छोड़ देते हैं। पहले तो वो मना कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो समझता है कि ये लोग ये चाहते हैं कि ये दोनों साथ में अच्छे से टाइम स्पेंड करें, इसीलिए वो भी अब इन लोगों के साथ अपने ऑफिस जाने के लिए निकल जाता है। जो सब देखकर योंग हंस रहा था कि कैसे ये लोग सारी प्लानिंग कर रहे हैं उन दोनों को मिलवाने के लिए, पर बेचारी होंगजू बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर ये लोग अचानक से ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, और अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था, इसीलिए उसे योंग के साथ उसकी कार में जाना पड़ जाता है, जहाँ पर वो ऐसे सोने की एक्टिंग कर रही होती है ताकि उसे उससे बात ही ना करनी पड़े। लेकिन उसी वक्त उसे उसकी बॉस का कॉल आ जाता है, इसीलिए अब उसे वो फ़ोन उठाना पड़ता है। इसके बाद हम हाईजी को देखते हैं, जहाँ वो अंकल को बताती है कि वो सन को डेट नहीं कर रही है, जो देखकर अंकल हैरान हो जाते हैं। सन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्टिंग करते हैं, मैं तो पहचान ही नहीं पाया, लेकिन असल में वो सच में हाईजी को पसंद करता था, लेकिन उसे बता नहीं पा रहा था। और अंकल के पूछने पर बताता है कि ऐसा इसीलिए उसने किया था क्योंकि वो एक बार होंगजू के साथ ब्लाइंड डेट पर गया था और योंग को कोई गलतफहमी ना हो उनके बारे में, इसीलिए उसने ऐसा प्रिटेंड किया कि वो हाईजी को डेट कर रहा है। इधर होंगजू जैसे ही ऑफिस का फ़ोन रखती है तो बताती है कि आज उनकी एक मीटिंग थी जिसे उसे अटेंड करना था, पर एक्सीडेंट की वजह से वो उसे नहीं कर पाई और कोई भी एम्प्लॉय मुझसे बात नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से वो लोग परेशान हो गए। योंग उसे बोलता है कि क्या तुम अब स्कूल की तरफ बंक नहीं करती हो। होंगजू बोलती है कि मैंने स्कूल कब बंक किया। तब वो उसे याद करने के लिए बोलता है जब वो लोग चेहरवन में गए थे, जहाँ पर उन दोनों ने साथ में नाइट स्पेंड की थी। दोनों ये वो टाइम याद करते हैं जहाँ पर बस छूटने की वजह से दोनों झगड़ा कर रहे थे। होंगजू बोलती है कि हमें मेन रोड से किसी कैब को लेना चाहिए ताकि हम लोग बस टर्मिनल तक पहुँच सके। उसी वक्त योंग के शूज़ के अंदर कुछ चला जाता है, जिसे जब वो ठीक करने के लिए एक जगह पर रुकता है तब वो पैर फिसलने की वजह से गलती से लुढ़क कर एक मडी वाटर होल के अंदर गिर जाता है। इधर होंगजू जैसे ही पीछे देखती है तो योंग वहाँ पर नहीं होता, जो देखकर वो काफ़ी डर जाती है। वो उसे आवाज़ लगाती है तो वो उसे रिस्पॉन्स करता है, जिसकी आवाज़ सुनकर वो उसके पास जाकर देखती है कि वो कैसे पानी के अंदर गिरा हुआ है। वो उसे हेल्प मांगता है, जिसे ऐसे देखकर पहले तो होंगजू काफ़ी ज़्यादा हंसने लग जाती है और फिर उसको बाहर निकालने के लिए कुछ ढूंढने को चली जाती है। जिस बीच योंग अपना फ़ोन चेक करता है जो कि पानी में भीगने की वजह से ख़राब हो गया था। फिर वो अपने पॉकेट से एक फ़ोटो निकालता है जो कि उसने स्कूल के नोटिस बोर्ड से ली थी, उसमें होंगजू भी होती है, जिसे देखकर वो बोलता है कि आगे से मैं कभी भी तुम्हारे साथ इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, और उस फोटो को अपनी शर्ट की पॉकेट में वापस से रख लेता है। तभी उसे फ्रॉक्स की यहाँ पर आवाज़ आने लग जाती है, जिसे डर कर वो होंग को आवाज़ देता है और उसे ऐसे अकेला छोड़कर जाने से मना करता है, तो वो ओके बोलती है। जिसके थोड़ी देर बाद हम होंगजू को भी पानी के गड्ढे के अंदर देखते हैं। योंग उस पर चिल्ला रहा होता है कि तुमने थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाया कि इस घास की मदद से तुम मुझे भला ऊपर कैसे खींच सकती थी। वो उसे इडियट बोल देता है, पर फिर बोलता है कि मेरा रियल मतलब ये नहीं था, भला तुम नीचे कैसे कूद सकती हो बिना अपने फ़ोन के। यहाँ से अब हम देखते हैं कि जब उस सूखी घास की मदद से योंग होंगजू को ऊपर खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती और घास की टूटने की वजह से योंग एकदम पीछे जाकर गिरता है, जिसकी वजह से उसके सर में लगने की वजह से वो पूरी तरीके से पानी में डूब जाता है। वो उसके चिल्लाने पर भी कोई रिस्पांस नहीं कर रहा था, जिस वजह से होंग काफ़ी डर जाती है और उसे चेक करने के लिए खुद पानी में कूद जाती है और उसे बोलती है कि वैसे अब हम दोनों एक साथ हैं ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर तो मेरे कान के पास एक फ्रॉग आ गया था, वो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। इस पर वो कहते हैं कि भला फ्रॉग से कौन डरता है। तभी पानी में से एक फ्रॉग कूदता हुआ बाहर निकलता है, जिससे बेचारा योंग इतना ज़्यादा डर जाता है कि होंगजू को हक कर लेता है, लेकिन फिर साइड में हो जाता है। प्रेजेंट में ये सारी चीज़ें याद करके होंग बहुत ज़्यादा हंस रही होती है। योंग बोलता है कि लगता है कि तुम्हें याद है। तभी होंगो से बोलते हैं कि तुम उस वक्त वैसे कहीं और जाने वाले थे ना। तो बताता है कि वो सोल यूनिवर्सिटी में जाने वाला था इंटरव्यू देने के लिए। होंगजू बोलती है कि ये सब तो मैं ऑलमोस्ट भूल ही गई थी, क्योंकि मैं अक्सर बैड मेमोरीज को जल्दी भूल जाती हूँ। योंग बोलता है कि ये चीज़ तुम्हारे लिए बैड मेमोरी थी। तो होंगजू बोलती है कि जो भी चीज़ जुनहो से रिलेटेड है वो सारी बैड मेमोरीज है। पर योंग बोलता है कि तो हम दोनों की मेमोरीज थी ना, इसमें जुनहो कहाँ से आ गया। जो सुनकर वो कुछ नहीं बोलती, जिसके बाद ही दोनों घर तक पहुँच जाते हैं, जहाँ योंग कार से निकलकर उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन होंगजू बोलती है कि वो खुद कर लेगी। और जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो गिरने ही वाली थी, लेकिन योंग उसे पकड़कर बचा लेता है। वो उसे बोलता है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हारी हेल्प करने दो ना। पर वो बोलती है कि नहीं मैं ठीक हूँ और मैं तुम्हें फ्राइड चिकन का वाउचर ला के दूंगी। अब वो जिद करके अपने घर पर जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ने की कोशिश करने लग जाती है। योंग उसे बोलता है कि मैं तुम्हें पिगी बैग पर ऊपर पहुँचा देता हूँ ना, पर वो मना कर देती है। तो वो कहता है कि क्या मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊँ। ये सुनते हुए वापस से गिरने वाली होती है, पर योंग उसे पीछे सपोर्ट देकर पकड़ लेता है और वो उसे नाइस कैच बोलती है। अब वो उसे उठाकर अपने घर के अंदर
अंदर लेकर आ जाता है और उसे बेड पर लेटा देता है। जहाँ योंग उसे प्रिस्क्रिप्शन देने के लिए कहता है, पर वो मना कर रही थी कि वो कल दवाई ले आएगी, लेकिन वो ज़बरदस्ती उसे प्रिस्क्रिप्शन ले लेता है। जिस बीच उसके बैग से एक कार्ड निकलकर वहीं पर गिर जाता है। दूसरी तरफ हाईजी सन और अंकल वुक सांगपिल की शॉप के अंदर खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पर वो पूछता है कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है। हाईजी और होंग के लैंडलॉर्ड यहाँ पर आए हैं और वो उनसे सन के बारे में पूछता है कि ये कौन है, तो वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है। तभी वो बोलता है कि ये हाईजी का करंट बॉयफ्रेंड की एक्टिंग कर रहा है और होंग का ब्लाइंड डेट भी था। तो हाईजी भी यहाँ पर बता देती है कि अंकल वुक सिर्फ होंगजू के लैंडलॉर्ड नहीं बल्कि योंग के अंकल भी हैं। ये सुनकर वो बोलता है कि यार इनकी शक्ल तो मिलती भी नहीं है, पर अंकल वुक उसे अच्छे से देखने के लिए कहते हैं। तो वो उन्हें वापस से देखकर बोलते हैं कि हाँ लग तो रहे हैं लेकिन योंग की मॉम के जैसे, और बोलता है कि भला ये कौन सा मेलो ड्रामा चल रहा है, हाई स्कूल के बाद ये दोनों एक दूसरे के नेबर्स भी हैं। तो हाईजी बोलती है कि इसका मतलब तुम्हें पहले से ही पता था कि वो होंगजू को पसंद करता है, तो तुमने बताया कि नहीं। इस पर वो बोलता है कि मैं भला कैसे बता सकता था, वो उसे ट्रस्ट करके मुझे बताया था, और ये तो किसी अंधे को भी देखकर पता चल जाए कि वो किसको पसंद करता है, लेकिन तुमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, और वैसे भी तुम्हारा और योंग का कभी कुछ नहीं होने वाला था। जो सुनकर अंकल वो हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि क्या योंग तुम्हारा फर्स्ट लव था। तो हाईजी बोलती है कि हाँ, और ये बात सभी को पता थी, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ क्लियर हो गया है। सीन अब वापस से होंगजू पर आता है, जो जब सोकर उठती है तो उसके सामने योंग खड़ा हुआ था। वो उसे पूछते है कि डिनर के लिए क्या है, तो वो उसे तुम बोलकर उसके क्लोज आकर वहाँ की लाइट्स ऑफ कर देता है और फिर उसे किस करने वाला होता है। पर असल में ये सब कुछ होंगजू सपना देख रही थी, जहाँ सपने वो उसे किस करने के लिए पाउट बना रही थी। वो रियलाइज़ करती है कि वो ये सब क्या कर रही है और खुद को एम्बैरस होकर बोलती है कि ये इविल स्पिरिट चली जाओ यहाँ से। उसे अब लग रहा था कि यहाँ पर रहना ठीक नहीं होगा, इसीलिए वो अपना सामान लेकर वापस से ऊपर जाने की कोशिश करने लगती है, पर उसके लिए ऊपर जाना बहुत ही मुश्किल था, इसीलिए वो सोचती है कि इस बार ना क्रॉल करके जाती हूँ। तभी वहाँ पर योंग आ जाता है और उसे बोलता है कि तुम बिल्कुल नहीं मानोगी ना, इसीलिए वो खुद ही उसे गोद में उठाकर ऊपर छोड़कर आता है और जो पॉरेज और मेडिसिन लेकर आया था वो उसे खाने के लिए देता है, जिस सब के लिए होंग उसे थैंक यू बोलकर कहती है। वो बोलती है कि तुम तो बहुत ही अच्छे इंसान हो, शायद मेरे दिमाग में जो तुम्हारी मेमोरीज है वो काफ़ी बेकार है, और वैसे अगर हाईजी ना होती तो मैं तो तुम्हें भूल ही जाती। पर देखा जाए तो हम दोनों एक दूसरे के फ्रेंड 3 हुए, क्योंकि वो एक दूसरे को हाईजी की वजह से मिले थे। जो सुनकर योंगो से बोलते हैं कि अभी आराम करो और कल उठने के बाद मुझे कॉल करना, ये बोलकर चला जाता है। ये देखकर होंगजू बोलती है कि कहीं गुस्सा तो नहीं हो गया, पर ये सब तो इससे मुझे फ्लर्ट करने से पहले सोचना चाहिए था, इसी ने लाइन क्रॉस किया ना। पर फिर वो अपना किसिंग वाला ड्रीम याद करती है और फिर से बोलती है कि ये इविल स्पिरिट मुझसे दूर से ले जाओ, पता नहीं मैं ये सब क्या सोच रही हूँ। इधर योंग जब बेचारा अपने रूम में होता है तभी वो उसकी बातों के बारे में सोच रहा होता है और बोलता है कि पता नहीं मेरा लव कन्फेस करने से पहले ही मुझे और कितनी बार रिजेक्ट करेगी। उसी वक्त उसे यूएस से उसके दोस्त का कॉल आ जाता है, जो उसे बोलता है कि अभी तो तुम्हें प्लेन में होना चाहिए था ना, तुम अभी तक वापस क्यों नहीं आए। तभी योंग की नज़र नीचे गिरे हुए कार्ड पर पड़ती है, जिसपे होंगजू कंपनी का नाम लिखा हुआ था कि वो एनिमेटेड कंपनी में एक प्रोड्यूसर है। जिसे देखकर वो स्माइल करने लग जाता है और अपने दोस्त से बोलता है कि अभी वो वापस नहीं आ रहा है, ये बोलकर कॉल रख देता है। सीन अब यहाँ से जुनहो पर आता है, जो कि अपने घर में बैठकर एनिमेटेड मूवी देख रहा था। तभी वो याद करता है जब एक बार अवार्ड जीतने के बाद उसका पहला इंटरव्यू था, तो होंग उसे सपोर्ट करने के लिए वहाँ पर आई होती है, लेकिन जब उसका इंटरव्यू चल रहा था तब वो पूरे टाइम वहाँ पर सो रही थी, क्योंकि उसे रात भर काम करना पड़ा था। जिसे ऐसे देखकर जुनहो हंसते हुए इंटरव्यू के अंदर जवाब देता है और उन्हें बताता है कि उसकी सबसे पहली फ़ैन की हेल्प की वजह से वो और अच्छे बुक लिख पाया, और वो बहुत ही खुश है कि उसकी फीडबैक की वजह से वो कर पाया। इंटरव्यू होने के बाद अब जब वो होंगजू के पास जाता है तो वो पूरी तरीके से सो गई थी। तभी वहाँ पर इंटरव्यूअर आकर उससे पूछती है कि क्या आप किसी को डेट कर रहे हो। जो सुनकर वो स्माइल करते हुए होंगजू की तरफ देखकर कहता है कि पहले तो मैं नहीं कर रहा था लेकिन अभी कर रहा हूँ। तभी जुनहो के घर में उसका एक फ्रेंड आता है, जिससे वो पूछता है कि क्या होंगजू मीटिंग के अंदर आई थी, पर वो मना कर देता है। ये सुनकर वो सैड हो जाता है और बोलता है कि क्या वो सच में मेरे साथ काम नहीं करना चाहती। तो उसका दोस्त बोलता है कि तुमने उसे सच्चाई क्यों नहीं बताई थी, अगर तुमने उसे बताया होता तो तुम दोनों अब भी साथ होते। पर वो बोलता है कि मैं उसको क्या बताता कि एंजाइटी की वजह से मैं कुछ भी नहीं लिख पा रहा था और कॉन्ट्रैक्ट टूटने की वजह से मेरे पास पैसे भी नहीं थे। उसका फ्रेंड बोलता है कि जो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं वो कैसे भी हालातों में एक दूसरे के साथ रहते हैं, पर जुनहो बोलता है कि मैं नहीं चाहता था कि होंगजू मेरे साथ ये सब कुछ फेस करे। तो उसका दोस्त बोलता है कि होंगजू तुम्हारी मूवी के अंदर एज अ प्रोड्यूसर काम करने वाली है। जो सुनकर वो खुश हो जाता है और बोलता है कि मैं जानता था कि वो इस काम को ज़रूर एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि उसने मेरे लिए एनिमेशन कंपनी ज्वाइन की थी। अब मैं सब कुछ पहले जैसा कर दूंगा, ये बोलकर काफ़ी खुश हो रहा था। सीन अब वापस से योंग पर आता है, जो कि उस कार्ड को देखते हुए फ्लैशबैक का टाइम याद करता है।
जहाँ होंगजू बोलती है कि उन्हें नींद ना आए, इसीलिए चलो दोनों ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं, और जिसका भी सीक्रेट बोरिंग होगा या फिर उसे सुनकर नींद आ रही होगी तो उस पर्सन को फिंगर फ्लिक की पनिशमेंट मिलेगी। अब होंग खुद से शुरू करती है और बोलती है कि मेरा जुनहो ना काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। ये सुनते ही योंग उसके सर पर मार देता है और कहता है कि ये कितना ज़्यादा बोरिंग लग रहा है, मुझे तो एकदम नींद आ रही है। अब योंग की बारी आती है और वो बताता है कि उसका मैथ्स पेपर में इस बार एक सवाल गलत हो गया था, जो सुनकर वो शॉक हो जाती है और बोलती है कि सच में मैं तो पूरे स्कूल के अंदर लास्ट आई हूँ, क्योंकि मैंने इंग्लिश के पेपर में सभी ऑप्शंस के सेकंड पर टिक किया था, लेकिन उसमें से एक भी सही नहीं था, जिस चीज़ के लिए मैं टीचर से भी बात करने गई थी। इसकी ये बातें सुनकर योंग तो बेचारा स्पीचलेस ही रह जाता है कि ऐसे आंसर करती है पेपर के अंदर, और बोलता है कि एक काम करो तो मुझे पनिशमेंट दो, क्योंकि मेरे पास इससे ज़्यादा कुछ भी शॉकिंग नहीं है बताने के लिए। पर वो उसके इंसिस्ट करने पर उसे बता देता है कि उसका ड्रीम है कि वो एक एनिमेशन डायरेक्टर बने। इसके बारे में कोई भी नहीं जानता, लेकिन वो अभी नहीं बन सकता। तो अंग बोलती है कि मुझे भी एनिमेटेड मूवीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसीलिए तुम्हारा ये डायरेक्टर बनने का ड्रीम मैं पूरा करती हूँ, इससे मेरे पास भी एक ड्रीम होगा। तो योंग कहता है कि ये इतना आसान नहीं होने वाला, पर वो कहती है कि कोई भी काम आसान नहीं होता, और बोलती है कि जब मैं एनिमेशन डायरेक्टर बन जाऊँगी तो तुम्हें मेरी सैलरी का 5% हिस्सा दूंगी। अगली सुबह अब जैसे ही होंगजो उठती है तो वो ग्रुप में हाईजी और सांगपिल के साथ चैटिंग कर रही थी, जहाँ पर वो लोग उसके बारे में पूछ रहे थे। अब जैसे ही वो बताने वाली होती है कि कल तो उसने सिर्फ पॉरेज खाया, जिसकी वजह से उसे काफ़ी भूख लग रही है, उसी वक्त हाईजी योंग को भी ग्रुप के अंदर ऐड कर लेती है और वो उसका ये मैसेज रीड कर लेता है, जो कि उस वक्त उसके लिए खाना बना रहा था। वो बोलता है कि अगर तुम्हें भूख लगी है तो नीचे खाना खाने के लिए आ जाओ, पर बोलती है कि मैं क्यों आऊँ? तो बोलता है कि ठीक है फिर मैं ही ऊपर आ जाता हूँ, जो सुनकर वो अब फटाफट से नीचे आ जाती है। वो अब उसे खाना सर्व करता है और पूछता है कि कैसा बना है, जिसे खाकर वो बोलती है कि हाँ अच्छा बना है, सॉल्टी भी नहीं है ज़्यादा। तब योंग याद करता है कि कैसे उसने सांगपिल से इसके बारे में पूछा था कि उसे कैसा खाना पसंद है। खाना खाने के बाद वो बोलता है कि रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ स्वीट लेकर आता हूँ, पर वो मना करती है, लेकिन जैसे वो तिरामिसू का नाम लेता है तो वो हाँ बोल देती है। और योंग याद करता है कि हाईजी ने उसे बताया था कि उसे तिरामिसू बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसीलिए वो उसके लिए लेकर आई थी। साथ ही उसे बताती है कि कैसे होंगजू का एक्स बॉयफ्रेंड उसे बिना कुछ बताए ही छोड़कर चला गया था, जिस वजह से उसे काफ़ी बुरा ब्रेकअप हुआ था। फिर जब उसने उसे ब्लाइंड डेट वगैरह पर भेजने का ट्राई किया तब वो तुमसे मिल गई। वो पूछती है कि वैसे तुम दोनों की प्रोग्रेस कैसे चल रही है, क्योंकि मैं बस यही चाहती हूँ कि होंगजू खुश रहे। तो बोलता है कि फ़िलहाल तो उसने मुझे ये बोला है कि मैं उसके स्कूल का फ्रेंड 3 हूँ, तो अभी मैं उसके साथ एज अ फ्रेंड बनकर ही रहता हूँ। अब जब डेजर्ट खाने के बाद होंगजू चाह रही होती है तभी योंग उसे रोककर उसका बिजनेस कार्ड दिखाकर कहता है कि तुम मुझे अपनी सैलरी का 5% हिस्सा कब दे रही हो, जो सुनकर होंग पास का टाइम याद करती है और बहाना बनाने लग जाती है कि उस वक्त मैं तुम्हारे साथ उस गड्ढे में गिर गई थी ना, जिसकी वजह से मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था और मैंने कुछ भी बोल दिया। उसकी ऐसी बातें सुनकर योंग हंसने लग जाता है और बोलता है कि तुमने सच में मान लिया। होंग जो अब उस पर गुस्सा करती है कि वो भला ऐसे कैसे कर सकता है, उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए पता है कितनी ज़्यादा मेहनत की है, पता नहीं वो डायरेक्टर बन भी पाएगी या फिर नहीं, लेकिन वो जल्दी एक मूवी में एज अ प्रोड्यूसर काम करने वाली है। फिर वो उसे बोलती है कि अगर तुम्हारे पास टाइम है तो क्या तुम एक एनिमेटेड मूवी देखना चाहोगे जिस पर मैंने काम किया था। जब वो उसे हाँ बोलता है तो वो लैपटॉप लेने के लिए ऊपर जा ही रही होती है। योंग उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है लेकिन वो मना कर देती है। तभी वहाँ पर जुनो आ जाता है क्योंकि वो कंपनी में गया था और उसे वहाँ से पता चला कि होंगजो छुट्टी पर है। वो उसे बोलता है कि मैंने सुना कि तुम्हारे एक्सीडेंट की वजह से मीटिंग डिले हो गई है, पर उसे योंग के साथ देखकर बोलता है कि यहाँ पर तो मैं कुछ और ही देख रहा हूँ, और क्या ये तुम्हारा एटीट्यूड है काम के लिए? लगता है मुझे तुम्हारे साथ काम करने के बारे में फिर से सोचना पड़ेगा। इस चीज़ पर योंग कुछ बोलने ही वाला था पर होंगजो उसे रोक देती है और खुद जुनो के पास जाकर उसे बोलती है कि सॉरी मेरी वजह से तुम्हारा काम डिले हो रहा है, लेकिन अगर तुम्हें इतना ही जल्दी है तो मुझे इसमें से निकाल दो ना। इस पर जुनो बोलता है कि तुम मेरे साथ भला ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो, तुमने तो कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाओ तुम मुझसे हमेशा प्यार करोगी। पर वो कहती है कि लेकिन अब मैं चेंज हो गई हूँ। ये बोलकर जा ही रही होती है तभी जुनो उसका हाथ पकड़ता है, पर वो अपना हाथ छुड़ाकर उसे बोलती है कि अगर तुमने फिर से मेरा हाथ पकड़ा ना तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी, और तुम्हें पता है कि ये सब मैं क्यों कर रही हूँ। ये बोलकर वो सीढ़ियों से अपने टूटे पैर से ऊपर जाने लग जाती है और जुनो भी उसका ये बिहेवियर देखकर सैड होकर चला जाता है। होंगजो भी ऊपर जाते ही दर्द की वजह से दरवाज़ा खोलकर बाहर ही बैठ जाती है और रोने लग जाती है। तभी योंग भी वहाँ पर आकर उसके साइड में बैठ जाता है। वो उसे बोलता है कि तुम्हें इतना टफ बनने की क्या ज़रूरत थी, अब काफ़ी पेन हो रहा होगा ना। तो बोलती है कि हाँ बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है मुझे, और मैं काफ़ी एम्बैरेस्ड भी हूँ कि मेरे रिलेशनशिप के इतने बुरे मोमेंट्स तुम विटनेस कर रहे। वो कहता है कि मैं तो बहुत ही खुश हूँ तुम्हारा फेल रोमांस देखकर। इस वक्त तो मुझे वैसा ही लग रहा है जब हम दोनों साथ में उस गड्ढे के अंदर गिर गए थे। पर वो उसे बोलती है कि ये सारी बातें अब मुझसे फिर से मत करना, मैं पास्ट को भूलना चाहती हूँ। पर वो उसके शोल्डर पर हाथ रखकर उसे बोलता है कि जल्दी से रिकवर कर जाओ, अपनी लेग इंजरी से भी और अपने टूटे हुए दिल से भी। ये बोलकर उसे किस कर देता है।
यहाँ से फिर हमें योंग दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है कि मेमोरीज ना अनस्टेबल होती है क्योंकि वो सिर्फ एक ही पर्सन को याद रहती है। जिसके बाद हम वापस से इनके गड्ढे में गिरने वाला सीन देखते हैं जिसमें योंग को बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी और वो अचानक से होंगजू के कंधे पर सर रखकर सो जाता है जिसकी वजह से उसकी हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। वो बोलते हैं कि शायद ही ना अचानक से उसके गिरने की वजह से हुआ होगा। पर क्या होंगजू भी योंग के लिए कुछ फील करती थी, ये तो हमें आगे के एपिसोड में ही पता चलेगा। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।